हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सहान स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो बेटा महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे थे उसी चैप्टर में हम लोग आज चैप्टर कर रहे हैं सेल और बैटरी। सेल और जो बैटरी है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्निकल हेल्पर का चाहे आप एग्जाम देख लो, चाहे आप डीएमआरसी का एग्जाम देख लो, चाहे आप पीएसपीसीएल का एग्जाम देख लो, इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चैप्टर को करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। कोई भी यदि चीज़ नहीं समझ में आए, कहीं पे भी आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम हो, आप हैंड टू हैंड हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो बेटा, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। तो सबसे पहले कि जी सेल क्या होता है, हम एक एक चीज किस चीज जो टर्म्स आएगी उसकी हम लोग साथ साथ में अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल एक युक्ति है। सेल क्या होता है बेटा? सेल एक युक्ति होती है। सेल एक युक्ति है। युक्ति मतलब एक डिवाइस है। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा का जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा का संचय करती है। सेल एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का क्या करती है? संचय करती है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो दिष्ट धारा का क्या करती है? संचय करती है, ठीक है। दिष्ट धारा की क्या करती है? स्टोरेज करती है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो सेल है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दिष्ट धारा को ही ये संचय क्यों करता है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि यदि मेरा कहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सप्लाई सिस्टम फेल हो जाए तो हमें ऊर्जा की पूर्ति के लिए वहां हम लोग फिर किसका उपयोग करते हैं? सेल का और बैटरी का उपयोग करते हैं। आप लोग घरों में अक्सर देखते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए, किसी वजह से आपकी सप्लाई सिस्टम कट हो जाता है, घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरियां लगी होती है, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी होगी उसमें कौन सी ऊर्जा का संचय होगा? दिष्ट धारा का संचय होगा। कौन सी धारा का संचय होगा? दिष्ट धारा का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, घरों में हमारे जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी आ रही है? एसी सप्लाई आ रही है। कौन सी आ रही है? एसी आ रही है। प्रत्यावर्ती धारा आती है। कौन सी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बच्चों? 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन बैटरी के अंदर जो धारा हम लोग संचित करते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है दिष्ट धारा, डीसी करंट होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 हर्ट्ज होती है। तो सेल क्या है? सेल एक युक्ति है जो दिष्ट धारा को संचित करती है। दिष्ट धारा को क्या करती है? संचित करती है। या दिष्ट धारा को क्या करती है? हम लोग कह सकते हैं संचय करती है, ठीक है ना। अब बात आती है जी, ठीक है, हमने बता दिया भी सेल है, सेल हमारे क्या काम आता है। अब बात आती है कि जी सेल का क्या प्रभाव है, ठीक है। सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखो, हर आदमी का एक काम करने का सिद्धांत होता है, हर आदमी का जीवन का एक सिद्धांत होता है ना, है ना। हर आदमी का जीवन का एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य तो सेल का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यदि फेल हो जाए तो वहां मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। कहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए तो वहां विद्युत ऊर्जा जो संचित सेल के पास में विद्युत ऊर्जा है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, वो हमें देता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? जो सेल है, सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। अब बात आती है कि जी विद्युत धारा का प्रभाव की क्या बात होगी। देखो, किसी भी वस्तु में से, किसी भी विलयन में से, किसी भी पदार्थ में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किसी भी पदार्थ में से क्या होगी? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बेटा ध्यान से समझना, किसी भी पदार्थ में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा अपना एक प्रभाव छोड़ेगी। उस पदार्थ में विद्युत धारा अपना एक प्रभाव छोड़ेगी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रभाव हैं।
हम लोग अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो समझ में आ गया। सेल क्वेश्चन बनता है कि जी सेल है, सेल विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करता है, तो सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे कार्य करता है। सेल है, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है, दिष्ट धारा। कौन सी धारा संचित होती है बेटा, दिष्ट धारा संचित होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। टॉपिक देखो बेटा, विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव। तो सबसे पहले जो हमारा प्रभाव आता है वो आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो क्या होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो मेरे बच्चों, क्या होता है विद्युत धारा का रसायन। जब किसी विलयन, कोई भी मेरा विलयन है, विलयन मतलब कोई भी द्रव है, जब किसी द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी विलयन में से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विलयन क्या होता है बेटा, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना, विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आप ये समझ सकते हो कि भाई कोई विलयन है, जब उस विलयन में विद्युत धारा भेजी तो विद्युत धारा ने अपना कर्तव्य दिखाना था, अपना नाच दिखाना था, तो विद्युत धारा ने क्या किया, उसको उसके आयनों में विभक्त कर दिया। उसको क्या कर दिया, उसके आयनों में विभक्त कर दिया। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरा H2SO4 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा, H2SO4 का। H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं मैं इसमें। देखो जब इस H2SO4 के सॉल्यूशन में, जब मैं इसके H2SO4 के सॉल्यूशन में जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, H2SO4 के सॉल्यूशन में जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो ये जो H2SO4 है ये हाइड्रोजन के आयन में प्लस सल्फेट के आयन में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये जो H2SO4 है, जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन प्लस सल्फेट के आयनों में क्या हो जाता है बेटा, विभक्त हो जाता है। किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट। तो ये जो मेरा विलयन है, जो मेरा H2SO4 है, ये हाइड्रोजन प्लस सल्फेट के आयनों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। विभक्त हो गया मतलब टूट गया। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आई बात समझे। तो हम लोग लिखते हैं जब किसी विलयन, जब किसी विलयन, विलयन मतलब जब किसी विलयन, विलयन मतलब द्रव, तो ये कहता है कि जी ठीक है आपने विलयन तो बता दिया, तो क्या हम कोई स्पेसिफिक विलयन ही यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखो भाई यहाँ हम लोग जो विलयन उपयोग करेंगे वो कौन सा होगा, अकार्बनिक होगा, या क्या होगा मेरे बच्चों, या क्या होगा, अम्लीय होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, अकार्बनिक होगी, या क्या होगी, अम्लीय होगी। तो हम कहते हैं जब किसी अकार्बनिक या अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में, विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब विद्युत धारा क्या होती है बेटा, भेजी जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विलयन, विलयन अपने, ध्यान से देखना बेटा, विलयन अपने आयनों में, विलयन अपने आयनों में विभक्त, विलयन अपने आयनों में, ये जो विलयन है, ये जो विलयन है ये अपने ही आयनों में, H2SO4 और जो सल्फेट है ये विलयन है, ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक
प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा, जब किसी अकार्बनिक या अम्लीय विलयन में, किसी अकार्बनिक या अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का, ध्यान से देखना बेटा, विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना, देखो ये जो H2SO4 है, इस H2SO4 को मैं क्या कहता हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड कहता हूँ। और इस जो H2SO4 है, इसका एक अन्य नाम और भी है जिसको हम लोग कहते हैं गंधक का अम्ल। याद रख लेना बेटा, आगे काम आएगा। क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। तो बात आती है कि जी ये अम्लीय और अकार्बनिक विलयन क्या होते हैं? अम्लीय और अकार्बनिक विलयन क्या होते हैं? तो बेटा हम लोग 1 मिनट के लिए अम्लीय और अकार्बनिक विलयन को देखते हैं। तो देखो अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन क्या होता है? अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन में देखो कि ऐसा विलयन जिसका पीएच का मान, जिसमें पीएच जो स्केल है, पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें पीएच का मान या जिसकी पीएच का मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, उसको हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान 7 से क्या हो? कम हो, उसको हम लोग कौन सा विलयन कहेंगे? अम्लीय विलयन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, फॉर एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो ऐसा विलयन जिसमें पीएच का मान क्या हो? 7 से कम हो, 7 से कम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन कहेंगे। अभी किसी के मन में आ जाए क्या गुरुजी यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो, अगर 7 से क्या हो? अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। यही लिख लेना, ऐसा विलयन जिसमें पीएच का मान 7 से अधिक हो, 7 से क्या हो बेटा? अधिक हो, ऐसा विलयन जिसमें पीएच का मान 7 से क्या हो? अधिक हो, उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को। आगे बात आती है कि ठीक है जी, अम्लीय और क्षारीय की बात होगी। फिर आपने एक शब्द यूज किया था अकार्बनिक विलयन। कौन सा विलयन हमने बोला था? अकार्बनिक विलयन। तो देखो अकार्बनिक विलयन क्या होता है? अकार्बनिक विलयन क्या होता है? अकार्बनिक विलयन ध्यान से देखना। ऐसा विलयन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध ना हो, ऐसा विलयन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध ना हो, CH बंध ना हो, ऐसा विलयन जिसमें CH बंध ना हो, ऐसा विलयन जिसमें CH बंध ना हो, उसे अकार्बनिक विलयन कहते हैं। उसे अकार्बनिक विलयन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें CH बंध ना हो, उसे कौन सा विलयन कहते हैं? अकार्बनिक विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देख लो, NH4Cl। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया। अकार्बनिक विलयन। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अकार्बनिक विलयन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो बहुत अच्छी परिभाषा मैं दोबारा बता देता हूँ। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऐसा विलयन जब हम किसी अकार्बनिक या अम्लीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का
अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरी बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी मेरा ये चालक पदार्थ है, मान लो कि ये कॉपर की वायर है, जब किसी चालक पदार्थ में मेरी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक पदार्थ के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक पदार्थ के चारों ओर क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देख लो, जब किसी विद्युत धारा है, विद्युत धारा अपने अलग अलग रंग दिखा रही है। जैसे भगवान है, भगवान की एक अलग अलग महिमा है, उसी हिसाब से ये जो हमारी विद्युत धारा है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन का जो विद्यार्थी उसके लिए विद्युत धारा क्या एक तरह का भगवान है। तो ये जो आपको इसके क्या होंगे? अलग अलग चमत्कार। हम लोग इस चैप्टरों में अलग अलग विद्युत धारा के क्या पढ़ेंगे? अलग अलग चमत्कार पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत भगवान है उसका कौन सा प्रभाव देख रहे हैं? उसका कौन सा प्रभाव, उसका चमत्कार देख रहे हैं? चुंबकीय चमत्कार देख रहे हैं। तो क्या कहता है कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ के चारों ओर, ध्यान से देखना बेटा, चालक पदार्थ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, चालक पदार्थ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक पदार्थ के चारों ओर क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है? कोई भी मेरा चालक पदार्थ है, उसके चारों ओर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सोलेनोइड है। ये मान लो कि मेरी एक चीनी मिट्टी की एक पाइप है, ठीक है। इस चीनी मिट्टी की पाइप के ऊपर इसका जो व्यास होता है सोलेनोइड का, इसका जो व्यास होता है वो बहुत कम होता है। अब इस चीनी मिट्टी की पाइप के ऊपर मैं कॉपर की क्या कर देता हूँ बेटा? वायरिंग कर देता हूँ। कॉपर की क्या कर देता हूँ? वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये एक विद्युत चुंबक बन जाती है। ये जो सोलेनोइड है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोलेनोइड। तो ये जो सोलेनोइड है ये क्या बन जाती है? एक चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। तो यहाँ विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम लोग हमारे डेली लाइफ के अंदर हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत क्रेन है। जो कौन सी क्रेन है? विद्युत क्रेन। विद्युत क्रेन में भी क्या लगा होता है? सोलेनोइड ही लगा होता है, विद्युत क्रेन। तो देखो, सबसे अच्छे एग्जांपल से आप समझोगे विद्युत क्रेन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो क्रेन क्या होती है? कोई लोहे की भारी वस्तु उसको क्या करेगी? अपनी तरफ उठा लेगी। और जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट करते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाता है? उस वस्तु को क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो ये विद्युत धारा, वहाँ कौन सा प्रभाव उत्पन्न हुआ? वहाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। एग्जाम्पल आप कह सकते हो सोलेनोइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा देखते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।
देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है कि जब हम किसी चालक पदार्थ में, जब हम लोग किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो चालक पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाता है, ऊष्मीय प्रभाव। मतलब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने धारा प्रवाहित की, वो चालक क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होकर हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, विद्युत हीटर है। हमारे जो विद्युत हीटर होते हैं, विद्युत हीटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, विद्युत धारा भेजते हैं, और उसमें जो रोड लगी होती है थोड़े सेकंड में, 2-3 सेकंड के बाद में आप देखते हो कि वो हमें क्या देती है, ऊष्मा देती है। उसको हमने गर्म तो नहीं किया ना, उसमें हमने क्या भेजी, विद्युत धारा भेजी, उसने हमें क्या दिया, ऊष्मा उत्पन्न करके दी। क्या दी, ऊष्मा उत्पन्न करके दी। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है बच्चों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है कि जब हम किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा भेजते हैं तो वह चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वह चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ विद्युत धारा ने अपना कौन सा रूप दिखा दिया, ऊष्मीय प्रभाव दिखा दिया। कौन सा रूप दिखाया, ऊष्मीय रूप दिखाया। तो देखो, जब किसी चालक में, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक पदार्थ गर्म हो जाता है। तो वह चालक पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वह चालक पदार्थ क्या हो जाता है मेरे बच्चों, गर्म हो जाता है। यहां विद्युत धारा अपना ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। यहाँ विद्युत धारा अपना ऊष्मीय प्रभाव है दर्शाती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं विद्युत हीटर। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं बेटा विद्युत हीटर। जो हमारा विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर के अंदर हम लोग जो हमारा फिलामेंट है, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम विद्युत की क्या है, चालक है। किसका बना होगा, नाइक्रोम का। नाइक्रोम विद्युत की क्या है, चालक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो नाइक्रोम की वायर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, ये H समानुपाती क्या होती है, I स्क्वायर की होती है। किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये किसने बताया था, जूल ने बताया था। किसने बताया था, जूल ने बताया था। तो यहाँ कौन सा प्रभाव उत्पन्न हुआ था, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हुआ था। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, जूल के नियम के अनुसार किसी चालक पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, वर्ग के समानुपाती होगी।
तो देखो कोई भी मेरा चालक पदार्थ है, यदि मैं उस चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, यदि मैं उस चालक पदार्थ में क्या करूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। कौन से प्रभाव को दर्शाता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्युत धारा का किरण प्रभाव। देखो भाई क्या है विद्युत धारा का किरण प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा का किरण प्रभाव। देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम लोग हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई वोल्टेज हो और हाई फ्रीक्वेंसी की जब हम लोग विद्युत धारा वैक्यूम ट्यूब में भेजते हैं तो उसमें किरणें उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, किरणें उत्पन्न हो जाती है। उस किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। जो एक्स किरणें, इन्होंने मेडिकल जीवन में क्या हुआ है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेके आए हैं। हमारे किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उस चोट का, यदि हमारा कहीं हाथ टूट जाता है, कोई पैर टूट जाता है, तो कहाँ हमें इंजरी हुई है उसका पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत रहती है, एक्सरे की जरूरत रहती है। किसकी जरूरत रहती है, एक्स रेज की जरूरत रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में एक्स किरणें कहते हैं। तो ये भी किसके माध्यम से संभव हुआ है, ये भी विद्युत धारा के माध्यम से संभव हुआ है। किसके माध्यम से संभव हुआ है, विद्युत धारा के माध्यम से संभव हुआ है। तो देखो भाई विद्युत धारा का किरण प्रभाव, जब उच्च वोल्टेज तथा उच्च आवृत्ति, ध्यान से देखना बेटा दोनों शब्द, उच्च वोल्टेज तथा उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा निर्वात ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब निर्वात ट्यूब में प्रवाहित की जाती है तो उस निर्वात ट्यूब में एक्स किरण उत्पन्न हो जाती है, एक्स किरण उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, कौन सी किरण उत्पन्न हो जाएगी, एक्स किरण उत्पन्न हो जाएगी। यह विद्युत धारा का किरण प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, यह विद्युत धारा का क्या, कौन सा प्रभाव दर्शाती है बेटा, किरण प्रभाव दर्शाती है। और दूसरी बात मेरे बच्चे सारे ध्यान से देखेंगे कि जो एक्स रेज है, एक्स किरणों ने चिकित्सा क्षेत्र में विशेष क्रांति ला दी है। ठीक है ना, क्योंकि यदि हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसका चोट का पता करने के लिए, मेरा हाथ कहीं से इंजर हो गया है, कहीं से टूट गया है, तो मेरी हड्डी कहाँ से ब्रेक हुई है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत रहती है, एक्स किरणों की जरूरत रहती है। किसकी जरूरत रहती है, एक्स किरणों की। तो विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव था, किरण प्रभाव था। इसी हिसाब से हम लोग एक प्रभाव और पढ़ते हैं विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव। विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव। तो देखो बेटा क्या होता है विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव, क्या होता है कि जब मैं किसी गैस के अंदर, कोई भी मेरी गैस है, जब मैं इस गैस के अंदर उच्च वोल्टेज की
विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, उच्च वोल्टेज की क्या करूंगा बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। ठीक है, जब मैं क्या होगा किसी गैस के अंदर, जैसे कि मेरी मरकरी वाष्प है, मरकरी वेपर लैंप की हम लोग बात कर लें, मरकरी लैंप है, मरकरी लैंप में जब मैं उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो क्या होगा, ये जो गैस है, गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब ये जो मेरी मरकरी वाष्प है, कौन सी वाष्प है, मरकरी की वाष्प है, सोडियम वेपर लैंप है ना, इन सब में क्या होती है, वाष्प भरी होती है। हमारे ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसमें भी क्या भरी होगी, वाष्प भरी होगी। जब मैं इनके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो ये जो गैस है, चाहे मरकरी है चाहे सोडियम है, ठीक है, ये क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाए। सोडियम है, सोडियम भी अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, मरकरी गैस है, ये भी अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो गैस है ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी। गैस का अपने आयनों में विभक्त होना, गैस का अपने आयनों में विभक्त होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। गैस का अपने आयनों में विभक्त होना, गैस का अपने आयनों में विभक्त होना विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। गैस का अपने आयनों में, तो ये गैस है, ये गैस अपने आयनों में टूटी कैसे, उच्च वोल्टेज की वजह से। किसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, उच्च वोल्टेज की वजह से। तो जब मैं उच्च वोल्टेज, जब मैं किसी भी गैस के अंदर उच्च वोल्टेज प्रवाहित करता हूं तो गैस क्या होती है, अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। यहां गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, तो ये गैस का कौन सा प्रभाव होगा, विद्युत का कौन सा प्रभाव होगा, आयनीकरण प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा, अब आपसे पूछ लेता है कि जी आयनीकरण प्रभाव कहां होता है, तो जो मेरा मरकरी वेपर लैंप है, उदाहरण लिख लो बेटा, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप है, ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करती है, विद्युत धारा के आयनीकरण प्रभाव पे कार्य करती है। दूसरा सोडियम वेपर लैंप है, तीसरा नियॉन साइन ट्यूब है, कौन सा है, नियॉन साइन ट्यूब है। फिर हम ये कह सकते हैं हमारी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो जितनी भी मेरी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करती है, विद्युत धारा के आयनीकरण प्रभाव पे कार्य करती है। कौन से प्रभाव पे कार्य करती है बेटा, विद्युत धारा के आयनीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने विद्युत धारा के जो प्रभाव थे वो हम लोगों ने अभी कर लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, हमने विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव किए हैं। हमने किया है जी, विद्युत धारा है, विद्युत धारा अपना एक रासायनिक प्रभाव रखती है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव रखती है, रासायनिक प्रभाव रखती है। जब हम सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव रखती है, ऊष्मीय प्रभाव रखती है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव रखती है मेरे बच्चों, विद्युत धारा किरण प्रभाव रखती है। और जो लास्ट अंतिम प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा है वो है विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव। जब किसी गैस के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस गैस का क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस और विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत
अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो देखो भाई ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जिस अकार्बनिक विलयन में, जिस अकार्बनिक विलयन में या जिस अम्लीय विलयन में, जिस अकार्बनिक विलयन में या जिस अम्लीय विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना, विलयन का अपने आयनों में विभक्त होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अब क्या होता है कि विलयन का अपने आयनों में विभक्त होने की जो कंप्लीट अभिक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघटन कहते हैं। और जिस विलयन का, जो विलयन अपने आयनों में टूटता है, जो विलयन अपने आयनों में टूटता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो देखो भाई यहाँ तीन बातें सामने आ रही है। पहली आ रही है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो जिस विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा अपना एक प्रभाव उत्पन्न करेगी, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। फिर आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है भाई? जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। विलयन का अपने आयनों में टूटना, विलयन का अपने आयनों में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत अपघटन कहलाता है। और जो विलयन अपने आयनों में टूटता है, जो विलयन अपने आयनों में टूटता है, उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो देखो जब किसी ध्यान से समझना, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो विलयन का अपने आयनों में टूटना, अपनों को ही अपनों ने मारा, विलयन का अपने आयनों में टूटना, विलयन का अपने आयनों में टूटना, आयनों में टूटना, विलयन का अपने आयनों में टूटना विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या होता है कि जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है, तो विलयन अपने आयनों में टूट जाता है। इसे विद्युत धारा का ये क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघटन कहते हैं। अब देखो जो विलयन अपने आयनों में विभक्त होता है, जो विलयन अपने आयनों में विभक्त होता है, उसे विद्युत अपघट्य, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। विलयन का अपने आयनों में टूटने की जो प्रक्रिया, उसको हम तो कहते हैं विद्युत अपघटन। और जो विलयन अपने आयनों में टूटता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब देखोगे कैसे जी, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है? मेरा विद्युत अपघट्य है। क्या है बेटा? विद्युत अपघट्य। जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 2H पॉजिटिव प्लस
SO4 -2, SO4 है -2। तो देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी कहाँ से थे, सल्फ्यूरिक एसिड के थे। ये जो सल्फेट आयन है ये भी किसके थे, सल्फ्यूरिक एसिड के थे। तो विलयन किस में टूटा है, अपनों में टूटता है। जब कोई अपना दुख देता है तो ही इंसान टूटता है ना भाई, अपना देगा कोई गैर देगा तो नहीं टूटेगा। उसी हिसाब से जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये विलयन अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और जो ये आयन है, जो विलयन टूटता है इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये जो विलयन है ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट में टूट जाएगा। ठीक है भाई। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें धातु की दो छड़ों की जरूरत होती है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें धातु की दो छड़ों की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखो विलयन में धारा प्रवाहित करने के लिए, किसके लिए, विलयन में धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा प्रवाहित करने के लिए हमने क्या लगा दी बेटा, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो विलयन में धारा प्रवाहित करने के लिए धातु की दो छड़ों की जरूरत होती है, दो छड़ों की जरूरत होती है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें धातु की दो छड़ों की जरूरत होती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा एनोड, जो पॉजिटिव होगा उसको मैं क्या कहूंगा, एनोड कहूंगा, जो पॉजिटिव है, ठीक है ना। जो धनावेशित है उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा एनोड, ठीक है। जो मेरा ऋणावेशित है उसको मैं क्या कहूंगा मेरे बच्चों, कैथोड कहूंगा। क्या कहूंगा, कैथोड कहूंगा, ऋणावेशित। ठीक है ना। जो नेगेटिव है उसको मैं क्या कहूंगा, कैथोड कहूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इस हिसाब से हम लोग उसके सेल के अंदर सॉल्यूशन भरते हैं, इसको मैं क्या कहता हूँ, विद्युत अपघट्य कहता हूँ। ये जो विलयन भरा हुआ है इसको मैं क्या कहता हूँ बेटा, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट कहता हूँ। ठीक है। तो विलयन में ध्यान से समझना, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, हमें धातु की दो छड़ों की जरूरत होती है। कितने की, दो छड़ों की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो मेरे इलेक्ट्रोड हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसको मैं कहता हूँ एनोड। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसको मैं क्या कहता हूँ बच्चों, कैथोड कहता हूँ। पॉजिटिव है जो धनावेशित है वो एनोड हो गया, जो ऋणावेशित है वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है ना। तो देखो उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आयनीकरण। क्या पढ़ते हैं, आयनीकरण। ध्यान से देखना, आयनीकरण। तो देखो मेरे बच्चों क्या होता है आयनीकरण, क्या होता है आयनीकरण। क्या होता है कि जब ये मेरा जो विद्युत अपघट्य है, जब इस विद्युत अपघट्य के अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, जब इस विद्युत अपघट्य के अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो ये जो विद्युत अपघट्य है, ये जो विद्युत अपघट्य है, ये क्या होता है बेटा, अपने आयनों में टूट जाता है। विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य में मैं क्या करूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। विद्युत अपघट्य में मैंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो ये जो विद्युत अपघट्य है ये क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो आयन होंगे ये दो प्रकार के होंगे। एक होंगे मेरे पॉजिटिव आयन,
और एक होंगे मेरे नेगेटिव आयन। ये जो आयन है ये दो प्रकार के होंगे, एक होंगे मेरे पॉजिटिव आयन, दूसरे होंगे मेरे नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होगा इसको मैं क्या कहूंगा, धनायन कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, धनायन। और जो मेरा नेगेटिव आयन होगा इसको मैं क्या कहूंगा, ऋणायन। जो मेरा पॉजिटिव आयन होगा इसको मैं क्या कहूंगा, धनायन, और जो नेगेटिव आयन होगा इसको मैं क्या कहूंगा, ऋणायन कहूंगा। अब क्या होता है, जब मैं इस विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, डीसी सप्लाई देता हूं, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है, जो मेरा पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाता है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। जो मेरा पॉजिटिव आयन है, जो मेरा पॉजिटिव आयन है वो कौन सी प्लेट की तरफ जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। कौन सी प्लेट की तरफ जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। इसलिए ये जो मेरा पॉजिटिव आयन है इसको मैं क्या कहता हूं, कैटायन कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा, कैटायन कहता हूं, क्योंकि ये कौन सी प्लेट की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। और जो मेरा नेगेटिव आयन है, जो मेरा नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो एनोड की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। इसलिए जो मेरा नेगेटिव आयन है उसको मैं क्या कहता हूं बेटा, उसको मैं एनायन कहता हूं। क्या कहता हूं, एनायन कहता हूं। ध्यान से समझ लेना। तो आयनीकरण क्या होता है, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने आयनों में टूट जाता है। विलयन अपने आयनों में टूट जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। तो देखो आयनीकरण में क्या होगा, विलयन अपने आयनों में टूट जाएगा। अब जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कैटायन कहेंगे। और जो नेगेटिव आयन है, जो मेरा नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एनायन कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा उसके बाद में आती है संयोजकता। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, कोई भी मेरा परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो देखो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं बच्चों, भाग लेते हैं, इसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। उसे उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं विद्युत अपघटन के नियम। कौन सा कर रहे हैं बेटा? विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम। तो देखो क्या है विद्युत अपघटन के नियम। सबसे पहले तो ये है कि जी ये विद्युत अपघटन है, ये विद्युत अपघटन के नियम दिए किसने हैं? तो देखो मेरे बच्चों, विद्युत अपघटन का जो नियम है वो किसने दिया? वो माइकल फैराडे ने दिया है। किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिए है। किसने दिया है बेटा? माइकल फैराडे ने। तो जी क्या क्या कहते हैं माइकल फैराडे? माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए थे। विद्युत अपघटन से संबंधित कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। तो पहला नियम है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। प्रथम है नियम। तो क्या है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई, बिल्कुल साइलेंट फेज में सुनना है। क्या है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम? विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहता है कि जब मैं किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, जब किसी विलयन में मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, किसी भी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? पदार्थ मुक्त होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा? अपने आयनों में टूटेगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगी। किसकी समानुपाती होगी? विद्युत धारा की मात्रा के। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं ज्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी? मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। देखो जैसे ध्यान से देखना भाई, ये मेरा कोई पात्र है, तो जो सेल का जो बाहरी आवरण होता है इसको मैं क्या कहता हूँ? वोल्टामीटर कहता हूँ। क्या कहता हूँ मेरे बच्चों? वोल्टामीटर कहता हूँ। अब इस वोल्टामीटर में हम लोगों ने क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य डाल दिया। इस वोल्टामीटर में क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य डाल दिया। क्या डाला भाई? विद्युत अपघट्य डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों का, एक है मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा है मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब मैं इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए किसका उपयोग कर रहा हूँ? बैटरी का उपयोग कर रहा हूँ। किसका उपयोग कर रहा हूँ बेटा? बैटरी का उपयोग कर रहा हूँ। अब क्या कहते हैं कि जब मैं इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ तो ये जो विलयन है ये जो विलयन है, इस ये विलयन क्या होगा? अपने आयनों में टूटेगा, और अपने आयनों में टूटने के बाद में ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। तो किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगी? समानुपाती होगी। यदि मैं विद्युत धारा की मात्रा ज्यादा भेजूंगा तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ भी क्या होगा? ज्यादा इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगी? समानुपाती होगी। तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा बेटा? नियतांक आएगा। वो क्या आता है? m बराबर है ZIT। m बराबर क्या आता है? ZIT आता है। इस Z को मैं क्या कहता हूँ? Z को कहता हूँ मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को हम लोग क्या कहते हैं? Z को हम लोग कहते हैं बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। M क्या होता है? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। ठीक है जी। तो क्या जी ये I और T क्या है? ये जो I और T है ये क्या है? विद्युत धारा की मात्रा। किसकी मात्रा है? I गुणा T क्या कहलाता है? विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा। तो देखो बेटा दोबारा समझ लो, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगी? समानुपाती होगी। विद्युत धारा की मात्रा की क्या होगी? समानुपाती होगी। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? नियतांक आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को मैं लिखा देता हूं। तो देखो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार,
फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में ध्यान से समझना बेटा, जब किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। कहने का क्या मतलब है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा की क्या होगी, समानुपाती होगी। विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी बेटा, समानुपाती। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, वो क्या आएगा, m बराबर है ZIT। m बराबर क्या है, ZIT है। तो मैंने आपको बता दिया है Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। m क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और I और T क्या है, I गुणा T क्या है, चार्ज है। I गुणा T क्या है बेटा, मेरा चार्ज है, आवेश की मात्रा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये विद्युत अपघटन का कौन सा नियम है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो देखो बेटा, ये जो मेरा द्रव्यमान है, अब हम बात करते हैं जो मेरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। क्या होती है, किलोग्राम होती है। या हम लोग द्रव्यमान की इकाई किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे या ग्राम में लेंगे। ठीक है, जो मेरा आवेश है, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। आवेश है, आवेश की इकाई क्या होगी, कूलाम होगी। आवेश की इकाई क्या होगी बेटा, कूलाम होगी। और जो धारा है, धारा की इकाई क्या होगी, धारा की इकाई होगी एम्पियर। धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी। हम लोग सब धारा के बारे में जानते भी हैं। सम्य है, सम्य की इकाई क्या होगी बेटा, सम्य की इकाई क्या होगी, सम्य की इकाई होगी सेकंड। क्या होगी, सेकंड होगी। धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। आवेश को किससे करते हैं, Q से। सम्य को किससे करेंगे बेटा, सम्य को किससे करेंगे, सम्य को करेंगे T से। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल हमारे फैमिली टर्म्स थे। ठीक है ना। अब हमने जो पढ़ा Z, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया टर्म है। तो हम पढ़ते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तो देखते हैं भाई अगली हेडिंग, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बात करते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट, या क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, ECE कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ECE। तो क्या होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ध्यान से देखना भाई सारे बच्चे। देखो कि ये मेरा कोई विद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये मैंने वोल्टामीटर बना रखा है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, विद्युत अपघट्य है।
ठीक है। इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगवा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है ना। ये सप्लाई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये जो विलयन है ये अपने आयनों में क्या होगा बेटा, विभक्त होगा। ये जो विलयन है ये अपने आयनों में क्या होगा, विभक्त होगा। और ये जो आयन है इसमें से कुछ आयन इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं, कुछ एक है विद्युत अपघट्य की जो कुछ मात्रा है वो कहाँ जमा हो जाती है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाती है। किस पे जमा हो जाती है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाती है। इलेक्ट्रोड पे कितनी जमा होगी, ये तो किस पे निर्भर करेगा, विद्युत की मात्रा पे। किस पे निर्भर करेगा, विद्युत की मात्रा पे। अब बात आती है कि यदि मैं 1 एम्पियर की धारा, यदि मैं 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की धारा यदि मैं यहां से, ये जो मेरी बैटरी है इस बैटरी से 1 एम्पियर की धारा यदि मैं 1 सेकंड तक प्रवाहित करता हूं, इस विद्युत अपघट्य में 1 सेकंड तक प्रवाहित करता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी बेटा, समानुपाती होगी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, समानुपाती होगी, या हम ये कह देंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, बराबर होगी, हम ये भी कह सकते हैं। तो देखो कि विलयन में 1 एम्पियर की धारा, विलयन में 1 एम्पियर की धारा जब विद्युत अपघट्य में, जब विद्युत अपघट्य में, जब विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर धारा का मान कितना है बच्चों, 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकंड तक, ध्यान से सुनना, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक धारा कितनी है, 1 एम्पियर है, कितनी है, 1 एम्पियर है, कितने समय तक भेज रहे हैं, 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। यदि मैं 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा यदि मैं कितने सेकंड तक भेजता हूं, 1 सेकंड तक भेजता हूं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, बराबर होगी। एक तो ये परिभाषा से है। दूसरा बेटा हम लोग सीधा भी देख सकते हैं, देखो m बराबर क्या है, ZIT है। m बराबर क्या है बच्चों, ZIT है। यदि मैं इस समीकरण में I का मान कितना रख देता हूं, 1 एम्पियर रख देता हूं। कितना कह रहा है हमें, 1 एम्पियर कह रहा है। और जो टाइम है वो कितना सेकंड रख देता हूं, उसका मान भी 1 सेकंड रख देता हूं। तो आप लोग देखोगे कि m बराबर क्या होगा, Z होगा। m बराबर क्या होगा बेटा मेरा, Z होगा। तो कब हुआ, जब मैंने धारा का मान कितना रखा, 1 एम्पियर रखा, समय कितना रखा, 1 सेकंड रखा। अब बात आती है कि जी ये जो Z है, जो मेरा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, यदि मैं यहां से Z का मान निकालूंगा तो Z बराबर क्या होगा, m अपॉन में I गुणा T। Z बराबर क्या होगा, m अपॉन में I गुणा में T। अब देखो भाई, जो हमारा m है, m क्या है, द्रव्यमान है। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों, ग्राम में नापते हैं। समय है, समय को हम लोग किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। धारा है, धारा को किस में नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे। किस में नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे। तो इसकी जो इकाई हुई वो ही ग्राम प्रति एम्पियर गुणा सेकंड, या हम लोग ये कह सकते हैं एम्पियर गुणा सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, कूलाम कहते हैं। एम्पियर गुणा सेकंड, क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, I गुणा T होता है।
Q बराबर क्या होता है I गुना T। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q भी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, Q भी लिख सकता हूँ। परिभाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश यदि प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, बराबर होगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि Q का मान हम लोग कितना रख रहे हैं जी, 1 रख रहे हैं। इन दो बातों को ना कह के हम लोग सीधा भी कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में मैं 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करता हूं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। तो देखो भाई, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हम लोग किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो एम्पियर गुना सेकंड क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो इसकी इकाई Z बराबर क्या होगा, ग्राम प्रति कूलाम। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति कूलाम। ये चीज भी आप लोग बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। हेडिंग डालो भाई सारे बच्चे, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम भी किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। विद्युत अपघटन के जो दोनों नियम थे, दोनों के दोनों नियम किसने दिए थे मेरे बच्चों, दोनों के दोनों नियम दिए थे माइकल फैराडे ने दिए थे। किसने दिए थे, माइकल फैराडे ने। अब विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये कहता है कि जी मैं विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। पहले तो इसने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब कहता है जी मैं अलग अलग बर्तन के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। ये लो जी, ले लो, ठीक है। तो इसने अलग अलग बर्तन के अंदर अलग अलग क्या ले लिए, इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। अलग अलग बर्तन में क्या ले लिए बेटा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। जो पॉजिटिव प्लेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव प्लेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जो मेरी पॉजिटिव प्लेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। जो नेगेटिव प्लेट होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब ये देखो, हमने इसमें क्या कर दिया, अलग अलग सॉल्यूशन डाल दिया। मान लो ये जो मेरा पहला बर्तन है, इसके अंदर मैंने जो विद्युत अपघट्य लिया है उसका जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है, W1 है। रासायनिक तुल्यांक कितना है बेटा, W1 है। ये जो दूसरा बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर जो मैं विद्युत अपघट्य डाल रहा हूँ, अलग अलग विद्युत अपघट्य डाल रहा हूँ, इसका जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है, W2 है। कितना है, W2 है। ये जो तीसरा बर्तन है इसके अंदर मैंने जो विद्युत अपघट्य डाला है, मान लेते हैं उसका जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है बेटा, W3 है। तो क्या कहता है फैराडे कहता है कि यदि मैं समान समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग विद्युत अपघट्य में, यदि मैं समान समय के लिए समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं। मेरी बात को समझना, समान समय को क्या रखा है, समान रखा है। और समान मात्रा की विद्युत धारा, सारों में समान मात्रा की क्या कर रहा हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, समानुपाती होगी। उस विद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, समानुपाती होगी। दोबारा समझो, ये क्या कहता है, फैराडे कहता है कि मैं अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान मान की समान धारा, अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय के लिए, समान धारा समान समय के लिए, तीनों में समान समय के लिए यदि मैं प्रवाहित करता हूं, समान है समय के लिए यदि मैं प्रवाहित करता हूं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस विलयन के रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, समानुपाती होगी। उस विलयन के रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी बेटा, समानुपाती होगी। तो मान लो ये जो मेरा 1 नंबर बर्तन के अंदर विलयन है उसका रासायनिक तुल्यांक कितना है, W1 है। तो M1 समानुपाती क्या होगा, W1 होगा। M2 समानुपाती क्या होगा, W2 होगा। और M3 समानुपाती क्या होगा बेटा, W3 होगा। ठीक है ना, ये देखो भाई। तो अब देखो M1 समानुपाती क्या हुआ, W1 हुआ।
M2 समानुपाती क्या हुआ, W2 हुआ, M3 समानुपाती क्या हुआ, W3 हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं M1 बटा में W1, M2 बटा में W2, M3 बटा में W3 बराबर क्या लिख सकते हैं, K नियतांक लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ऐसे आती है बेटा, जब विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, जब विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समय के लिए समान समय के लिए समान मात्रा की विद्युत धारा, समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। उस रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती, उस रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, ठीक है। उस रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा बेटा, समानुपाती होगा। तो देखो यहां हमने तीन अलग अलग विलयन में तीन बैटरी लगाई है, आप लोग एक ही बैटरी लगा के हम लोग धारा प्रवाहित भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए हमने तीन इसमें बैटरी लगाई। कोई कह दे जी मैं तो एक ही बैटरी लगाऊंगा, तो आप लोग बेटा एक ही बैटरी लगा सकते हो, एक बैटरी से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखोगे तो इसमें देखो भाई, अब बात आती है जी विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। फिर ये देखो भाई रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी यहाँ आई है कि जी रासायनिक तुल्यांक। तो अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो देखो भाई रासायनिक तुल्यांक क्या पढ़ते हैं, रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट। क्या पढ़ते हैं भैया, केमिकल इक्विवेलेंट, रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है रासायनिक तुल्यांक, देखो कोई भी मेरा एक तत्व है, कोई भी मेरा एक परमाणु है, चाहे आप तत्व की बात कर लो चाहे हम परमाणु की बात कर लेते हैं। कोई तत्व है, उसकी संयोजकता और उसके परमाणु भार का जो अनुपात होगा, परमाणु की संयोजकता और परमाणु भार का जो अनुपात होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा, किसी परमाणु की संयोजकता को हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। किसी परमाणु की संयोजकता तथा उस परमाणु के परमाणु भार का अनुपात, उस परमाणु के परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है।
तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, तो देखो भाई रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा बेटा, रासायनिक तुल्यांक बराबर होगा परमाणु भार बटा में संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा बेटा, रासायनिक तुल्यांक बराबर होगा परमाणु भार बटा में संयोजकता। परमाणु भार और जो संयोजकता का अनुपात है, परमाणु भार और संयोजकता का जो अनुपात है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक। तो अब यहाँ हमारे लिए जो नई टर्म आ रही है वो ये आ रही है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। परमाणु भार क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं परमाणु भार की। तो देखो बेटा दो चीज होती है, एक होता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है, और एक होता है आपका परमाणु क्रमांक। क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो हम बात करते हैं परमाणु भार की। परमाणु भार क्या होता है, कोई भी मेरा परमाणु है उस परमाणु में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मेरा परमाणु है, परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चक्कर लगाता है, बाह्यतम कक्षा में। तो कोई भी मेरा परमाणु है उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है, प्रोटॉन की संख्या, उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग है, न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार है, परमाणु भार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है जी परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक की, ठीक है, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, कोई भी मेरा परमाणु उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे प्रोटॉन की संख्या, दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो कोई भी मेरा परमाणु है उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है जी हमारे कि हम लोगों ने जो रासायनिक तुल्यांक पढ़ा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ा है और इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त हुआ है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। तो आगे हम लोग रासायनिक जो हमारा तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक से संबंधित हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा हम लोग रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला लिखते हैं। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा, परमाणु भार बटा में संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, परमाणु भार, परमाणु भार बटा में संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, सभी मेरे साथ में बोलेंगे, परमाणु भार बटा में संयोजकता होता है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है, ये आपसे कहेगा कि जी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। ये क्या कहेगा जी, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या करना है, रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। तो देखो ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक देखो बेटा, ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ठीक है जी, मुझे रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है, आप हमें सूत्र आता है, तो हमें बताओ भाई ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है। तो देखो बेटा ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है बेटा, 16 होता है। और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता है, वो संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो
रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या है? परमाणु भार बटा में संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या है? परमाणु भार बटा में संयोजकता। जो रासायनिक तुल्यांक होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो ई बराबर क्या होगा बच्चों? ई बराबर होगा 16 बटा में 2। ई बराबर क्या होगा? 16 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? 8 होगा भाई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सोडियम का Na, सोडियम का रासायनिक तुल्यांक। सोडियम का रासायनिक तुल्यांक, सोडियम का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो देखो भाई सोडियम है, सोडियम का हमें क्या ज्ञात करना है? परमाणु भार। हमें क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु भार है, सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना है मेरे बच्चों? वो है 23। कितना है बेटा? 23 है। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 है। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। सोडियम की संयोजकता है 1 है। तो बताओ भाई इसका रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? E बराबर क्या होगा? परमाणु भार बटा में संयोजकता। E बराबर क्या होगा? परमाणु भार बटा में संयोजकता। तो परमाणु भार कितना है? 23 है। एटॉमिक वेट कितना है? 23 है। वैलेंसी कितनी है? 1 है। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 23 आ जाएगा। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग खुद कीजिएगा। सिल्वर, सिल्वर जो चांदी है, Ag है, सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक, सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कॉपर का रासायनिक तुल्यांक, कॉपर का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, ठीक है। 2 मैंने करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन यदि आप करके देखोगे तो उससे क्या होगा? आपको पता लगेगा कि भाई मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बस करना क्या है, जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है उस फॉर्मूले को कम से कम आपको 5-5 बार लिखना है भाई। फॉर्मूले को यदि कोई भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ उसको कम से कम यदि आप 5 बार लिख लोगे आपको फॉर्मूला पूरी जीवन वो याद रहेगा। अब बेटा हम लोगों ने विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ लिया, रासायनिक तुल्यांक पढ़ लिया और इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुआ जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान भी, उसके बारे में भी हमने स्टडी कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं? ई जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुआ द्रव्यमान M है, रासायनिक तुल्यांक E है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो Z है, इनके मध्य हम लोग आपस में संबंध पढ़ते हैं। तो देखो भाई इनके मध्य क्या संबंध है, देखते हैं हम लोग। क्या होता है कि मैं 2 विभिन्न विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ, अलग अलग पात्र में मैं 2 विभिन्न विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक में मान लेते हैं हम लोग H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इस पात्र में मैंने क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। इसमें मैं क्या ले लेता हूँ? NH4Cl ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? NH4Cl। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब इसमें धारा प्रवाह के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। धारा प्रवाह के लिए किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रोड का। और धारा देने के लिए हम लोग एक युक्ति यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। या किसका उपयोग करेंगे? सेल का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, इलेक्ट्रोड जब मैं इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये जो H2SO4 है इसका क्या होगा? अपघटन होगा और कुछ एक पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा। किस पे जमा हो जाएगा? इसे इलेक्ट्रोड पे। मैं मान लेता हूं कि जो 1 नंबर मेरा पात्र है, उस पे जमा होने वाला पदार्थ कितना है? M1 है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ है वो कितना है बेटा? M1 है। मुक्त पदार्थ है वो कितना है? M1 है, ठीक है ना। इसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है? Z1 है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है? E1 है।
केमिकल इक्विवेलेंट कितना है बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। अब देखो ये जो दूसरा मेरा द्रव है, इसमें इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाला पदार्थ है, उसको मैं क्या कहता हूँ, M2 कहता हूँ। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा, M2 कहूँगा, ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रोड पे, इस पे जो रासायनिक तुल्यांक है, इसका जो रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक क्या कह रहा हूँ, इसमें जो विलयन है उसका जो रासायनिक तुल्यांक है उसको मैं क्या कहता हूँ, E2 कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा, E2 केमिकल इक्विवेलेंट। और जो इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको मैं क्या कहता हूँ, Z2 कहता हूँ। क्या कहता हूँ, Z2 कहता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब आप लोग एक संबंध देखोगे, भाई इनके मध्य आपस में क्या संबंध है, तो बहुत ही प्यारा संबंध है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये होता है M1 बट्टा M2, M1 बट्टा M2 बराबर E1 बट्टा E2 बराबर Z1 बटा Z2, ठीक है ना। ये देखो कितना अच्छा संबंध है, क्या कह रहा है, M1 बटा M2 E1 बटा E2 बराबर Z1 बटा Z2। देखो हमारे पास में तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तीन अलग अलग भौतिक राशियां हैं, इसमें से हमें दो का मान देगा और तीसरे का मान हम लोगों को क्या होगा, निकालना होगा। हमारे पास में कितनी भौतिक राशियां हैं बेटा, तीन है। आपको M1 का M2 आपको ये कह देगा जी इलेक्ट्रोड पे इतना पदार्थ मुक्त हो रहा है, उसका रासायनिक तुल्यांक ये है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक आप लोग ज्ञात कीजिए। या क्या होता है बच्चों, या आपको रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक दे देगा, रासायनिक तुल्यांक दे देगा, या और साथ में क्या दे देगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक दे देगा, और आपको कहेगा कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इस हिसाब से इस संबंध के से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं ये बताता हूँ आपको कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक और फैराडे में आपस में क्या संबंध है, ठीक है। रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में आपस में क्या संबंध है, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन केमिकल इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो संबंध रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मध्य संबंध, विद्युत रासायनिक, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से चीजें करवा रहा हूं, ठीक है ना। और इसको यदि आपने ढंग से कर लिया है तो कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुके। जो कंपटीशन में चीज पूछता है वही चीज मैं आपको करवा रहा हूं बेटा। तो देखो, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में संबंध, तो क्या संबंध है देखते हैं भाई। जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसका क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसका क्या फॉर्मूला होता है, Z बराबर होता है 1/F A बटा में V। यहां देखो F है, F क्या है, फेरेड है। F क्या है बेटा मेरा, फेरेड है। F क्या है, फेरेड है, ठीक है ना। A क्या है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। A क्या है बेटा मेरा, परमाणु भार है। A क्या है, परमाणु भार है। V क्या है मेरे बच्चों, V है वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता है। V क्या है, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता है। तो देखो भाई Z बराबर क्या होगा, 1/F A/V। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या पढ़ा था बेटा, E बराबर पढ़ा था A/V। E बराबर क्या पढ़ा था, E बराबर हम लोगों ने पढ़ा था A/V। तो क्या मैं A/V की जगह E का मान रख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो भाई Z बराबर क्या होगा, 1/F गुणा में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। Z बराबर क्या हो जाएगा, 1/F गुणा में E हो जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं क्या आता है, E बटा F है, तो मैं इसको लिख सकता हूं E बटा Z बराबर क्या कर दिया, F कर दिया। मैंने क्या कर दिया, E बटा Z बराबर F। मतलब मेरा कहने का है कि जो मेरा रासायनिक तुल्यांक है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, हमेशा ही नियत रहता है, और वो किसके बराबर होता है, फेरेड के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक तुल्यांक, हम लोग कह सकते हैं कि जो रासायनिक तुल्यांक है,
रासायनिक तुल्यांक है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इन दोनों का जो अनुपात है रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? वो फेरेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो फेरेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फेरेड के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक फेरेड 96,500 कूलाम के बराबर होता है। जो मेरा एक फेरेड है वो किसके बराबर होगा? 96,500 कूलाम के बराबर होगा बेटा, ठीक है। ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में पूछ लेता है। तो देखो दोबारा हम लोग देख लेते हैं, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में क्या संबंध है? Z बराबर क्या होता है? 1/F गुणा A/V। यहाँ F है, F मेरा क्या है? फेरेड है, A एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है, V मेरी वैलेंसी है। अब क्या करेंगे हमने बेटा? E बराबर क्या होता है? A/V। रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी। तो देखो A/V की जगह मैं क्या रख दूंगा? E रख दूंगा। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F का मान निकाला, तो ये E Z क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। Z है वो E के क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो E बटा में Z बराबर क्या होता है? F होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो मेरा रासायनिक तुल्यांक है, केमिकल इक्विवेलेंट है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इन दोनों का जो अनुपात है, केमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो अनुपात है वो किसके बराबर आता है? वो फेरेड के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बेटा? फेरेड के बराबर आता है। और जो मेरा फेरेड है, एक फेरेड बराबर, एक फेरेड यहाँ लिख देता हूँ, एक फेरेड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। एक फेरेड बराबर कितना होता है बच्चों? 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। अब हमने रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो पढ़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये कहता है कि यदि 111.83 मिलीग्राम 111.83 मिलीग्राम सिल्वर कैथोड में मिलाया जाता है, ठीक है। 3 मिनट 20 सेकंड में डीसी धारा प्रवाहित करते हैं, कितने की? 0.5 एम्पियर की। 3 मिनट 20 सेकंड तक हम डीसी धारा है उसमें क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो सिल्वर की ECE, जो मेरा सिल्वर है, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या करो? ज्ञात करो। दोबारा समझो, ये कहता है कि जी मैंने कोई विद्युत अपघट्य ले रखा है, ठीक है। इस विद्युत अपघट्य के अंदर मैंने डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। कौन सी सप्लाई दे रहा हूँ? डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। और जो डीसी सप्लाई है वो कितने समय तक दे रहा हूँ बेटा? टी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? टी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? टी का मान दिया हुआ है 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड, ठीक है ना। और हमें क्या दिया हो? धारा का मान दिया हो। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है? 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है? 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है। और हमें जो M का मान दे रखा है, ये जो मेरा कैथोड है, कैथोड के ऊपर कितना पदार्थ मुक्त होता है? ये जो मेरा कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर कितना पदार्थ मुक्त होता है? उस मुक्त हुए पदार्थ का हम लोगों को द्रव्यमान दे रखा है। किसका द्रव्यमान दे रखा है? M का द्रव्यमान दे रखा है। M का मान कितना है? 111.83 मिलीग्राम, 111.83 मिलीग्राम। और हमें क्या पूछ रहा है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोगों से पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, किसको पूछ रहा है? Z को पूछ रहा है। ये लो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे जो चीज गिवन है, हमने देखा हमें टी का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ। अब देखो बेटा समय है, समय की जो इकाई है वो क्या है? सेकंड है। समय की इकाई क्या हम लोगों ने पढ़ी थी? सेकंड है, लेकिन हमें इसने किस में दिया है? मिनट में दिया हुआ है। तो देखो ये जो मिनट है, ये इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को पता है बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो देखो समय कितना दे रहा है? 3 मिनट 20 सेकंड। समय कितना दे रहा है? 3 मिनट 20 सेकंड। तो ध्यान से देखोगे, सारे डाटा मेरे साथ साथ में बोलोगे। समय कितना दिया हुआ है? 3 मिनट 20 सेकंड। तो देखो 1 मिनट में यदि 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में यदि 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने होंगे? 180 सेकंड।
प्लस 20 सेकंड और है, तो टोटल कितने सेकंड तक धारा प्रवाहित हो रही है? 200 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। कितने सेकंड तक हो रही है मेरे बच्चों? 200 सेकंड तक धारा प्रवाहित हो रही है। अब बात आती है धारा का मान हमें कितना दिया हुआ? 0.5 एम्पियर दिया हुआ। अब मुझे पता है कि मुझे टी का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, जेड का मुझसे मान पूछ रहा है। तो देखो एम जेड आई और टी के मध्य हम लोगों ने संबंध पढ़ा था। फेराडे का जो प्रथम नियम था उस नियम में हमें फेराडे ने एम जेड आई और टी के मध्य क्या है? संबंध बताया है। तो देखो एम बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? एम बराबर होता है जेड आई टी। एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है जेड आई टी। हम इसमें मान रखेंगे, मान रख के हमारा क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे इस ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो देखोगे बेटा एम बराबर क्या था? जेड आई टी। एम बराबर क्या था? जेड आई टी। हम लोगों को जो आई का मान दिया हुआ है, अब देखो हमें मान किसका निकालना है मेरे बच्चों? हमें मान निकालना है जेड का। किसका मान निकालना है? जेड का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल करना पड़ेगा। जिसका हमें मान निकालना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल करना पड़ेगा। तो जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर होगा एम अपॉन में आई गुणा में टी। जेड बराबर क्या होगा? एम अपॉन में आई गुणा में टी। तो देखो मेरे बच्चों m का मान हम लोग रख देंगे। m का मान कितना था? 111.83 मिलीग्राम। ठीक है, i का जो मान था वो हम लोगों को पता है। i का मान कितना है? 0.5 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 0.5 सेकंड दिया हुआ है। और जो मेरा t है, t का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 200 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 सेकंड। आई का जो मान है वो कितना दिया? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। और जो टी है, टी का मान कितना दिया हुआ है? 200 सेकंड दिया। हम इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जब तक भाग की पूरी स्थिति संपन्न नहीं हो जाती तब तक हम लोग गुणा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप इसको 200 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 को जब 5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखोगे 111.83 बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो भाई 100 है तो 100 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 2 डिजिट के बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। 1.11183 जेड का मान क्या आ गया? जेड का मान आया 1.11183। और इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? मिलीग्राम प्रति कूलाम। मिलीग्राम प्रति कूलाम। यहाँ हमने ये जो हमारा मिलीग्राम है, जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ था, ये किस में दिया हुआ था बेटा? मिलीग्राम में। हमने इसको ग्राम में परिवर्तन नहीं किया हुआ है। ये इस हिसाब से परिवर्तन करेंगे भाई हमें ऑप्शन में क्या पूछ रहा है ना? जिस हिसाब से यदि आपको उत्तर वो ग्राम प्रति कूलाम में पूछेगा तो ये जो मिलीग्राम है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। यदि आपसे मिलीग्राम प्रति कूलाम में पूछ रहा है तो हम लोग एज इट इज इसी की तरह करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये आपने क्वेश्चन कर लिया है, अब क्या करोगे? ये मैंने क्वेश्चन आपको एक बार करवा दी, अब आपको इसको एक बार सेल्फ से आप इस क्वेश्चन को करके देखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है ना? तो यदि अभी आप लोगों ने अगर अपनी कॉपी अगर ब्लैक कर ली है, अगर पेन की स्याही खर्च कर ली है, तो आगे पूरी लाइफ आपको सफलता मिलेगी और बिल्कुल आसानी से बड़े इजी गोइंग वे में आप लोग अपने जीवन को यापन कर लोगे। क्योंकि अगर अभी मेहनत कर लोगे तो गवर्नमेंट में निकल जाओगे और गवर्नमेंट की बहुत सी वैकेंसीज आई हुई है। और टेक्निकल का जो आदमी है उसके लिए तो बहुत ईजी होता है। यदि टेक्निकल का आदमी 3 महीने भी अच्छे से तैयारी कर ले तो वो गवर्नमेंट में चला जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 80% जो पेपर है, 80% अमूमन जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें 80% सिर्फ हमारा सब्जेक्ट ही पूछा जाता है और कुल मिला के आपके 20 से 25 चैप्टर हैं। ठीक है ना? यदि हमारे पूरा अगर ढंग से देखें ना तो एक महीने डेली का आप एक चैप्टर करो तो एक महीने में आपका सिलेबस हो जाता है। ठीक है ना? तो बेटा इन क्वेश्चंस को सिलेक्शन वही करवाएगा जो मेहनत करेगा। अभी मेहनत कर लेगा तो आगे जीवन में नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं करेगा वही बात है ना कि अभी 60 दिन मेहनत कर लोगे तो आगे की 60 साल की जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी। नहीं तो अब अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे 60 साल धक्के खाना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह जरूरी है कि आयरन प्लेट को 2 स्तों में जमा, आयरन प्लेट है उसका जो क्षेत्रफल है स्तों का वो कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कॉपर की जो मोटाई है, कॉपर है उसकी जो मोटाई है वो हम लोगों को क्या करनी है, मोटाई ज्ञात करनी है, टी का मान हम लोगों को निकालना है, टी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं जी मैं इसमें 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर का धारा सॉल्यूशन में से गुजरती है। धारा का जो मान है, आई का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, आई का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा हमें 1 एम्पियर, कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देखो मोटाई है, मोटाई को मैं कैपिटल टी से लिख देता हूं, मोटाई है, मोटाई को हम लोग किससे लिख देते हैं, कैपिटल टी से लिख देते हैं। समय है, कितने समय तक गुजर रही है, 1.5 घंटे तक। समय का भी हमें मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 आवर, 1.5 घंटे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 घंटे दिया हुआ है भाई। ठीक है ना, अब देखो कॉपर का जो घनत्व है वो हमें कितना दिया हुआ है, कॉपर का घनत्व दिया हुआ है बेटा 8.9 ग्राम प्रति सीसी। तो कॉपर है, कॉपर की जो डेंसिटी है, कॉपर की जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है 8.9 ग्राम प्रति सीसी दी हुई है। ठीक है ना, घनत्व, घनत्व का क्या सूत्र होता है, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, हमें बहुत काम आता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटा में आयतन। और ये कह रहे हैं कॉपर है, कॉपर का जो रासायनिक तुल्यांक है, कॉपर का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो हम लोगों को दिया, वो दिया 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम। तो कॉपर है, कॉपर का जो हमें रासायनिक तुल्यांक है, कॉपर का जो हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम, मिलीग्राम प्रति कूलाम। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। तो हमें इसने बोला है, मैं दोबारा क्वेश्चन को समझाता हूँ। हमें ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कोई कॉपर है उसकी 2 प्लेट है, ठीक है ना, उन दोनों प्लेटों के मध्य, सॉरी आयरन की 2 प्लेट है, उन दोनों प्लेटों के मध्य मैं क्या भर रहा हूँ, कॉपर भर रहा हूँ। तो उस कॉपर में कॉपर की चौड़ाई कितनी है, उस कॉपर है वो कॉपर कितनी चौड़ाई का मैं उसमें कॉपर भरूंगा, यदि मैं उसमें धारा कितनी दे रहा हूँ, 1 एम्पियर दे रहा हूँ। धारा कितनी दे रहा हूँ, 1 एम्पियर दे रहा हूँ। कितने समय के लिए दे रहा हूँ, 1.5 घंटे के लिए दे रहा हूँ मेरे बच्चों। कितने समय के लिए दे रहा हूँ, 1.5 घंटे के लिए दे रहा हूँ। और मैंने जो कॉपर लिया हुआ है उसका जो घनत्व है वो कितना हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सीसी। ठीक है, और जो मेरा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कितना है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मोटाई। तो देखो भैया घनत्व है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई हमें गिवन क्या क्या है। तो देखो गिवन वाली चीज मैंने सारी लिख ली। अब देखो ये कह रहा है जी हमें कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, 1.5 घंटे में। मैं इस 1.5 घंटे को किस में बदल लूंगा बेटा, सेकंड में बदल लूंगा। किस में बदल लूंगा, सेकंड में बदल लूंगा। क्यों बदल लूंगा सेकंड में, क्योंकि जो समय है, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। समय की इकाई कितनी होती है, सेकंड होती है। तो देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि 1 मिनट में, ध्यान से देखना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। और आधे घंटे में कितने सेकंड होंगे, फिर आधे घंटे में हो जाएंगे 1800 सेकंड। कितने हो जाएंगे, 1800। हमें कितना समय पूछ रहा है, वो 1.5 घंटा पूछ रहा है। तो 3600 प्लस 1800 कितने हो गए बेटा, 5400 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए, 5400 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए, 5400 सेकंड। तो कितने समय तक धारा प्रवाहित कर रहा है, 5400 सेकंड तक कर रहा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये कह रहा है कि जी मोटाई ज्ञात करो। देखो बेटा इसने मुझे घनत्व दिया हुआ है, घनत्व का सूत्र मुझे पता है। इसने मुझे क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। और घनत्व का सूत्र मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब इसने मुझे आयतन तो नहीं दिया, इसने मुझे आयतन नहीं दिया। यदि मुझे ये आयतन दे देता या ये मुझे द्रव्यमान दे देता तो मैं मोटाई निकाल लेता बड़े आसानी से। घनत्व इसने मुझे दे दिया, ठीक है ना। तो इसने बड़ा कंफ्यूज किया मेरे को। मुझे आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है क्षेत्रफल गुणा
क्षेत्रफल गुणा मोटाई। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई। तो देखो भाई यहां से उसने हमें क्षेत्रफल दे दिया, मोटाई हमसे पूछी हुई है, लेकिन उसने हमें द्रव्यमान नहीं दिया। यदि वो मुझे द्रव्यमान दे दे, क्षेत्रफल उसने दे दिया, घनत्व उसने दे दिया, मैं मोटाई निकाल लूंगा ना। लेकिन देखो एग्जामिनर बड़ा शातिर है, उसने कहा भाई आप द्रव्यमान भी निकालो, आप क्या निकालो, द्रव्यमान। तो ये हमें यदि पता होगा कि हमें गिवन क्या है और हमें क्या पूछ रहे हैं, अगर ये चीज दोनों संबंधों का हमें पता हो गया, हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, उसका सूत्र, भाई ठीक है मुझसे ये पूछ रहा है, मुझसे मोटाई पूछ रहा है, तो मोटाई को मैं कैसे लिखूंगा, देखो घनत्व बराबर फिर क्या हुआ, घनत्व बराबर हुआ द्रव्यमान बटा में क्षेत्रफल गुणा मोटाई। अब देखो बेटा, अब बात आती है कि यार घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि द्रव्यमान कहीं से आ जाए ना, भाई द्रव्यमान कैसे भी करके आ जाए तो मेरा ये न्यूमेरिकल हो जाए। बोलो भाई हाँ या ना, हो जाएगा ना न्यूमेरिकल। तो देखो द्रव्यमान के लिए एग्जामिनर ने आपकी हेल्प की है, एग्जामिनर ने आपको टी का मान दिया हुआ है। टी का मान कितना दिया हुआ है, 5400 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5400 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद में आई का मान दिया हुआ है, आई का मान कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। और उसके बाद में साथ में आपको किसका मान दिया हुआ है, साथ में आपको ECE का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, ECE का मान दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का हम लोगों को मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE का जो मान है वो कितना है, वो है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम। किस में दिया हुआ है, मिलीग्राम प्रति कूलाम में दिया हुआ है। तो अब देखो मेरे बच्चों कि यदि मुझे टी का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है, जेड का मान दिया हुआ है, तो हम लोग एम का मान निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। एम बराबर क्या होता है, जेड आई टी। एम बराबर क्या होता है, जेड आई टी। एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है जेड आई टी। तो देखो मेरे बच्चों जेड का हम लोग मान रख देते हैं, Z का हम लोग मान रख देते हैं। Z का मान कितना है, 0.329। ठीक है, उसके बाद में I का हम लोग मान रख देते हैं। I का बेटा मेरा मान कितना है, I का मान है 1। I का मान कितना है, 1 है। T का हम लोग मान रख देते हैं। T का जो मेरा मान आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, T का जो मेरा मान है वो कितना आया हुआ है, 5400 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 5400 आया हुआ है। देखो मुझे Z का मान दिया हुआ है, Z का मान कितना है, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम। I है, I का मान कितना है, 1 एम्पियर है। I का मान कितना है, 1 एम्पियर है। T है, T का मान कितना है, T का मान कितना है, 5400 है। T का मान कितना है बेटा, 5400 सेकंड है। तो अब आप लोग देखोगे ये जो मुझे Z का मान दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है। इसको मुझे किस में बदलना है, इसको मुझे बदलना है ग्राम में। किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, मिलीग्राम को किस में बदल दूंगा, ग्राम में बदल दूंगा। तो देखो बेटा Z बराबर क्या हो जाएगा, 0.329 गुणा 10⁻³ ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर है -3। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इसको भी आप मिलीग्राम में बदलो। 0.329 गुणा 10⁻³ इंटू 1 इंटू 5400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर आएगा, m बराबर आएगा 1.7766 आपका क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। m का मान कितना आ गया भैया, 1.7766। अब देखो मेरे बच्चों, अब हम लोगों को m का मान आ गया। m बराबर क्या है, 1.7766। अब देखो घनत्व का सूत्र, आ जाओ भैया वापिस। आपको मैंने बोला था भाई हमें m का मान निकाल दोगे तो मैं आपको मोटाई निकाल लूंगा। आपने m निकाला, m का मान निकाल के आप मेरे पास में आ गए, लो सर हमने m का मान निकाल दिया, अब हमें मोटाई निकाल के बताओ। तो घनत्व बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा में आयतन होता है। ठीक है, आयतन को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, आयतन का क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल गुणा में मोटाई। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा में मोटाई।
क्षेत्रफल गुणा में, सॉरी बट्टा में नहीं, क्षेत्रफल गुणा में मोटाई। ठीक है, तो देखो घनत्व हम लोगों को दिया हुआ है, घनत्व हम लोगों को क्या है बेटा दिया हुआ है। घनत्व का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ था, डी का मान हम लोगों को दिया हुआ था 8.9, डी का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ था 8.9, एम का जो मान है वो कितना है 1.7766। देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसने कितनी दी हुई थी, एक प्लेट का क्षेत्रफल था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में कितनी प्लेट थी, एक प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास में कितनी प्लेट है, 2 प्लेट है, तो 2 प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 200। और उसके बाद में हम लोगों को क्या ज्ञात करनी है, टी मोटाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा, मोटाई ज्ञात करनी है। तो देखोगे टी को हम लोग इधर ले जाएंगे और घनत्व की राशि है वो क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे टी बराबर क्या होगा 1.7766 बट्टा में 2 गुणा 200 गुणा 8.9। आप अभी इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग अभी इसकी कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए कि इसका कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है ना, इसका कितना उत्तर आ रहा है, कैलकुलेशन कीजिए बेटा अभी इसकी। हो गया भाई सारों से। तो देखो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0000499 सेंटीमीटर। मोटाई है वो कितनी आई है बेटा, मोटाई आई हुई है 0.0000499 सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छा हमसे न्यूमेरिकल था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई ये उत्तर कितनों का आया, यस या नो में बताओ भाई कितनों का आया ये उत्तर। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। यही 2 न्यूमेरिकल हमसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संबंध में हमसे यही 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हमने जो चैप्टर यहाँ तक जो टॉपिक किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके चैप्टर की नेक्स्ट बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।